अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर महबूब आलम की इस सनसनीखेज कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। दूसरे दिन मेरे मुखबिर रिपोर्टें लेकर आने लगे। इनसे मुझे काम की कोई बात मालूम न हो सकी। सिर्फ एक मुखबिर काम की खबर लेकर आया था। इसने बताया कि गांव की मस्जिद से मुल्हिक कमरे में एक आदमी रहता है और उसका नाम गुलाम मेहंदी है। वो मकतूल अनवर का सख्त मुखालिफ था और उसको बुरा भला कहता रहता था। मुखबिर ने जो तफसील मुझे सुनाई वो मैं अपने अल्फाज में सुना रहा हूँ। गुलाम मेहंदी का कोई आगा पीछा न था और किसी को ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ से आकर इस गांव में फंस गया है। वो नहायत शरीफ और मिस्कीन सा बंदा था। उसने गांव की मस्जिद में डेरा डाल लिया और मस्जिद के काम करने लगा। वो मस्जिद में झाड़ू लगाता, सफ़े बिछाता और मस्जिद का जो भी काम होता वो पेश पेश होता। वो ये सारे काम बगैर किसी लालच और मुआवजे के करता था। गांव के लोगों ने इस पर कोई एतराज़ न किया और खुद ही इसको रोटी कपड़ा देने लगे। गुलाम मेहंदी मज़हब से जुनून की हद तक लगाव रखता था और जिस किसी को मज़हब के ख़िलाफ़ कोई काम करते देख लेता उसको लेक्चर देने लगता। लोगों को नमाज रोज़े की तलकीन करता और औरतों को सख्ती से पर्दा करने के लिए कहता। इसकी बातों का कोई बुरा नहीं मानता था। मज़हब के बारे में इसकी शिद्दत पसंदी की वजह से बाज़ मनचले इसे गुलाम मेहंदी की बजाय इमाम मेहंदी भी कहते थे। गुलाम मेहंदी को जब अनवर के मुतालिक मालूम हुआ कि वो तावीज़ धागा करता है और इसके पास औरतों का जमघटा लगा रहता है तो इसको बहुत गुस्सा आया और वह अनवर को बुरा भला कहने लगा कि वो खिलाफ शरअ काम कर रहा है और औरतों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। चंद मरतबा उसने मकतूल अनवर को रास्ते में रोक कर कहा था कि वो ये गैर इस्लामी हरकतें बंद कर दे और नामहरम औरतों को झाड़ फूंक करना बंद कर दे। मकतूल अनवर की तबीयत में बड़ा सब्र व तहम्मुल था। उसने बार बार मुस्कुराकर गुलाम मेहंदी की बात को टाल दिया। इसे मालूम था कि वो कुछ एबनॉर्मल सा है और उसके साथ बात बढ़ाना फजूल ही है। गांव की मस्जिद के इमाम को ये सब बातें मालूम थीं और उसने गुलाम मेहंदी को समझाने की कोशिश भी की कि वो दूसरों के मामलात में न बोला करे और बस अपने काम से काम रखा करे। मगर इस बात का गुलाम मेहंदी पर उल्टा ही असर हुआ और उसने कहा कि नूर दीन के उल्टे काम करता है इसलिए वो वाजिबुल कत्ल है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज न आया, गुलाम मेहंदी ने इमाम मस्जिद से कहा, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसकी गर्दन उतार दूँ। मैं इसको 6 दिन की मोहलत देता हूँ। इस दौरान वो सब कुछ छोड़कर तौबा कर ले, वरना 7वें दिन मैं इसको ज़िंदा नहीं रहने दूँगा। ये इत्तला मेरे काम की थी। मैंने इस मुखबिर से कुछ सवाल पूछे और फिर मैंने इमाम मस्जिद से मिलने का फ़ैसला कर लिया। ये बात जो मेरा मुखबिर मालूम करके लाया था किसी के भी इल्म में नहीं थी। इस मुखबिर को भी बस इत्तेफाकिया इस बात का इल्म हो गया। वो इस तरह के मेरा मुखबिर लोगों में घूम फिर कर मालूमात हासिल कर रहा था। जब उसका गुज़र मस्जिद के करीब से हुआ तो इसे मस्जिद के अंदर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने करीब होकर सुना तो आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। देखा आपने मौलवी साहब, एक आवाज़ कह रही थी, इस बेदीन को 7वें दिन का सूरज देखना नसीब नहीं हुआ। मैंने इसे 6 दिन की मोहलत दी थी कि ये सब फ्रॉड और ढकोसलेबाजी छोड़ दे, मगर वो नहीं माना और अपनी खामखा अपनी जान से गया। आहिस्ता बोलो कम्बख्त, दूसरी आवाज़ आई। किसी ने सुन लिया तो सीधे फांसी के तख्ते पर पहुंच जाओगे। मेरे मुखबिर ने एहतियात से आगे होकर देखा तो गुलाम मेहंदी और इमाम मस्जिद बातें कर रहे थे। मुखबिर गुलाम मेहंदी के वहां से जाने के इंतज़ार में वहीं छुपा रहा। फिर जब वो वहां से चला गया तो मुखबिर ने इमाम मस्जिद से गुलाम मेहंदी के बारे में तफसील से मालूमात हासिल की। पहले तो इमाम मस्जिद टालता रहा, मगर जब मुखबिर ने पुलिस की धमकी दी तो वो राज़ी हो गया। ये बड़ी कारामद मालूमात थीं और एक तरह से मेरे मुखबिर ने कातिल को मेरे सामने ला खड़ा किया था। मैंने उसकी आंखें और कान खुले रखने पर शाबाश दी और कुछ नकद इनाम भी उसकी हौसला अफजाई के लिए दिया। इसके बाद मैंने इसी वक्त 2 कांस्टेबलों को बुलाया और एक से कहा कि वो गुलाम मेहंदी को थाने ले आए और दूसरे से कहा कि वो इमाम मस्जिद को बड़ी इज्जत और एहतराम से ले आए। मैंने दोनों को समझाया कि वो इस तरह दोनों बंदों को लेकर आएं कि इनकी आपस में मुलाकात ना हो और थाने में भी इमाम मस्जिद को मेरे कमरे में बिठा दें और गुलाम मेहंदी को अंदर हवालात में ले जाएं। वो दोनों चले गए तो मैं कुछ दूसरे केस देखने में मसरूफ़ हो गया। तकरीबन 1 घंटा गुजरा होगा जब एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि वो गुलाम मेहंदी को अपने साथ ले आया है
और उसे अंदर हवालात में बंद कर दिया है। इसके कुछ देर बाद दूसरा कांस्टेबल भी आ गया। इमाम मस्जिद इसके साथ था। मैंने इसको बड़े एहतराम से बिठाया। वो एक दुबला पतला सा आदमी था, चेहरे पर घनी दाढ़ी थी जो उसके धान पान वजूद के साथ कुछ अजीब सी लग रही थी। मैंने उसके साथ अनवर के बारे में गुफ्तगू की, फिर बिला तमहीद इससे गुलाम मेहंदी के बारे में बात की। उसने पहले तो अनवर के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया, फिर उसने वही बातें तफसील के साथ सुना दी जो मैं मुखबिर की ज़बानी पहले सुन चुका था। मैंने इससे पूछा कि इसके ख्याल में गुलाम मेहंदी में इतनी जुर्रत है कि उसने अनवर को कत्ल कर दिया हो। जुर्रत की बात न करें सरकार, उसने कहा। वो जनूनी सा आदमी है, इसमें इतनी जुर्रत है कि इस्लाम के नाम पर पूरी फौज से लड़ने को तैयार हो जाए। आप यूँ समझ लें कि उसका पेट पुर्जा ढीला ही है और पूरी तरह वो नॉर्मल नहीं है। जहाँ तक अनवर के कत्ल का मामला है, इस बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। मैंने सुना है कि वो अनवर के खिलाफ था। मैंने कहा, क्या ये बात सच है कि वो मकतूल अनवर को धमकियां देता रहता था कि वो ये गैर इस्लामी काम बंद कर दे वरना वो कोई सख्त कदम उठाएगा? जी हाँ, उसने कहा। गुलाम मेहंदी मकतूल को कई बार कह चुका था कि वो ये चक्करबाजियां बंद कर दे। मकतूल इसकी बातों का बुरा नहीं मानता था और हंसकर टाल जाता था। क्या ये भी सच है? मैंने पूछा कि गुलाम मेहंदी ने मकतूल को 6 दिन की मोहलत दी थी और कहा था कि 7वें दिन वो इसे जिंदा नहीं रहने देगा। हाँ, ये बात सच है, उसने कहा। गुलाम मेहंदी ने मेरे सामने मकतूल से ऐसा ही कहा था। और फिर 7वें दिन गुलाम मेहंदी ने तुम्हें बताया कि उसने अनवर को कत्ल कर दिया है? मैंने कहा और पूछा, क्या ये भी सच है? ये बात गलत है सरकार, उसने कहा। गुलाम मेहंदी के अल्फाज ये थे कि देखा मौलवी साहब, इस बेदीन को 7वें दिन का सूरत देखना नसीब नहीं हुआ। मैंने इसे 6 दिन की मोहलत दी थी, वो बाज नहीं आया और वो खामखा अपनी जान से गया। उसने ये नहीं कहा कि उसने अनवर को कत्ल कर दिया है। गौर करें मौलवी साहब, मैंने कहा। गुलाम मेहंदी की इस बात से ये साबित नहीं होता कि ये कत्ल उसी ने किया है। मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं कह सकता, उसने कहा। यह आपका काम है और इसको आप ही समझ सकते हैं। वो खासा समझदार आदमी था और मेरे हर सवाल का जवाब नाप तोल कर दे रहा था। मैंने उससे घुमा फिरा कर एक एक सवाल को कई कई बार पूछा। मुझे इससे कोई नई या काम की बात मालूम न हो सकी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और फिर जाने की इजाज़त दे दी। इसके जाने के बाद मैंने कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो गुलाम मेहंदी को हवालात से निकाल कर मेरे पास ले आए। थोड़ी देर बाद कांस्टेबल गुलाम मेहंदी को ले आया। वो एक पुख्ता उम्र आदमी था, सेहतमंद जिस्म और सुर्ख सफ़ेद रंगत पर घनी दाढ़ी और सर पर एक मैली सी टोपी पहने हुए था। माथे पर बना निशान इस बात की गवाही दे रहा था कि वो पक्का नमाजी है। मैंने इसको बैठने को कहा तो वो बैठ गया। तुम समझ गए होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, मैंने इससे कहा। मैं कैसे समझ सकता हूँ, उसने कहा। आप बताएं मुझे क्यों बुलाया है। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा कि वो जानबूझकर अनजान बन रहा है या सच कह रहा है। वो पूरी संजीदगी के साथ बैठा हुआ था और एक मखसूस वक्फे के साथ बार बार सर को बाएं तरफ झटका सा देता था। ऐसा वो लाशऊरी तौर पर करता था और उसके साथ कोई मसला था। मैं समझ गया कि इस शख्स के साथ इशारों किनारों में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके साथ सीधी और लगी लिपटी रखे बगैर बात करनी पड़ेगी। तुम जानते हो कि अनवर को किसी ने कत्ल कर दिया है, मैंने कहा। तुम्हें इस सिलसिले में पूछगछ के लिए बुलाया है। इसने तो मरना ही था, उसने जोशीले अंदाज में कहा। मैंने इसे बड़ा समझाया था लेकिन वो नहीं समझा और मारा गया। तुमने इसे 6 दिन की मोहलत दी थी, मैंने कहा। इसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने उसे मार दिया। ये बात गलत है, उसने यकलख तड़प कर कहा। इसे मैंने नहीं मारा, अल्लाह ने इसे किसी और के हाथों मरवा दिया है। जिसने भी ये काम किया है बड़ा सवाब कमाया है। काश इसे मैं मार सकता। तुम्हारी इसके साथ क्या दुश्मनी थी, मैंने इससे पूछा। मेरी इसके साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, उसने कहा। वो दीन का दुश्मन था और दीन के खिलाफ नामहरम औरतों से गलत सलत ताल्लुकात रखता था। इनको उल्टे सीधे टोने टोटके बताता रहता था। ये खुदा का कहर है जो उस पर टूटा है। उसने ज़रूर किसी औरत के साथ ऐसी वैसी हरकत की होगी और इस औरत के भाई बाप या खामिद ने गैरत में आकर उसको साफ कर दिया होगा। उसकी ये बात मेरे दिल को लगी थी और मेरा शुरू से यही ख्याल था कि मकतूल यकीनन किसी औरत के चक्कर में मारा गया है। लेकिन मौजूदा हालात में मेरा पहला शक इसी शख्स पर था। मैंने इसे अपने तजुर्बे के मुताबिक इसको बहुत चक्कर दिए लेकिन इसकी सुई जहाँ अटकी थी वहीं अटकी रही।
پھر مجھے واردات والے گھر کے صحن میں موجود کھروں کا خیال آ گیا۔ یہ اتنے صاف تھے کہ میں نے ان کے مولڈ تیار کروا لیے تھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ ملزم غلام مہندی کے کھروں کے نشان لے اور جائے واردات پر پائے جانے والے پاؤں کے نشانات سے اس کا موازنہ کر کے مجھے بتائے۔ ASI جانتا تھا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ وہ غلام مہندی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد ASI آ گیا۔ غلام مہندی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے بتایا کہ غلام مہندی کے کھرے اور جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ میں تو امید لگائے بیٹھا تھا کہ غلام مہندی ہی نے یہ قتل کیا ہوگا، مگر کھرے کچھ اور کہانی سنا رہے تھے۔ میں نے غلام مہندی کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس سے کہا کہ وہ علاقہ پابند رہے اور گاؤں سے باہر جانے کی صورت میں تھانے آ کر بتائے۔ وہ چلا گیا تو میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اگلے دن میں تھانے میں بیٹھا ہوا اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہا تھا۔ میں جتنا بھی سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ سوائے غلام مہندی کے میرے سامنے کوئی ایسا مشتبہ بھی نہیں تھا جس پر میں قاتل ہونے کا شبہ کر سکتا۔ کبھی کبھی تو مجھے بھی یہ شک ہونے لگتا کہ مقتول کو جنات نے مارا ہے اور اس کا دل بھی نکال لیا ہے۔ اسی دوران میری مخبر عورت رانی آ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے طور پر جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق ایک لڑکی فائزہ کا کردار مشکوک ہے اور وہی مقتول کے پاس زیادہ آتی جاتی تھی اور بے تکلف بھی تھی۔ اس لڑکی سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ رانی نے مجھے فائزہ کے متعلق تفصیل سنا کر کہا۔ میں نے سنا ہے کہ جن دنوں مقتول کی بیوی اپنے ماں کے گھر گئی ہوئی تھی، فائزہ خاصا وقت مقتول کے پاس گزارتی تھی۔ ان لوگوں کی محلے میں شہرت بھی اچھی نہیں ہے۔ میں نے رانی سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ رانی چلی گئی تو میں نے فائزہ سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس کو تھانے بلانا مناسب نہ سمجھا اور خود اس کے گھر چلا گیا۔ میں سادہ کپڑوں میں گیا تھا۔ پاکستان ابھی نیا نیا بنا تھا اور لوگوں میں جذبہ موجود تھا۔ یہی جذبہ میرے اندر بھی تھا کہ کسی مسلمان لڑکی کو تھانے بلانا یا ان لوگوں کے گھر وردی میں جانا مناسب نہیں۔ ویسے بھی اس وقت پولیس آج کل کی طرح شترے بے مہار نہیں تھی کہ جہاں اور جس طرح منہ اٹھایا چل دیے اور بول دیا۔ آج کل تو ملک میں حکومت ہی پولیس کی ہے۔ پولیس کے اختیارات بہت وسیع کر دیے گئے ہیں۔ میں فائزہ کے گھر گیا تو اس کے باپ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے اپنا تعارف کرایا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے اندر جا کر بیٹھک کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر بٹھا کر لسی پانی کا پوچھا۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے فائزہ کو بلوا دے۔ اس نے تھوڑی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو میں نے اس کو سمجھایا کہ مجھے اس کی عزت کا پورا خیال ہے اور اسی لیے وردی کی بجائے میں سادہ لباس میں خود آ گیا ہوں، ورنہ میں اس کی بیٹی کو تھانے بھی بلوا سکتا تھا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ فائزہ کو بلا لایا۔ وہ آ گئی۔ وہ گورے رنگ کی تیکھے نقوش والی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ بڑی بڑی اور شفاف تھیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں فوراً جھیل جیسی آنکھوں کی اصطلاح آ گئی۔ دیہاتی ماحول کی پروردہ ہونے کے باوجود وہ ڈری یا سہمی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی اس میں کوئی جھجک تھی۔ اس کا باپ میرے کہنے کے مطابق اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کی۔ جب وہ کھل کر باتیں کرنے لگی تو میں نے اسے مقتول انور کا ذکر چھیڑ دیا۔ ایک دم اس کی کیفیت بدل گئی اور وہ کچھ پریشان اور اداس نظر آنے لگی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں نے اس سے کہا۔ میں تمہارے استاد اور دوست کے متعلق کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ لڑکی بڑی بیدار مغز تھی، فوراً میرے جملے کو پکڑ لیا اور تصحیح کی کہ وہ میرے استاد تھے، دوست نہیں۔ میرے اور ان کے درمیان احترام کا رشتہ تھا، فائزہ نے کہا۔ البتہ میں دوسروں سے زیادہ ان کے قریب تھی، اتنا قریب کہ وہ میرے ساتھ ہر بات اس طرح کر لیتے تھے جیسے کسی بے تکلف دوست سے کی جا سکتی ہے۔ یہ میرے لیے بڑے کام کی بات تھی کہ مقتول اس لڑکی کے ساتھ رازداری کی باتیں بھی کر لیا کرتا تھا۔ مقتول کا کوئی دوست نہ ہونے کی کمی یہ لڑکی پوری کر سکتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ مقتول نے کبھی اسے بتایا ہوگا کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو یا کوئی اس کا ذاتی دشمن وغیرہ ہو۔ انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، فائزہ نے کہا۔ دراصل وہ لڑنے جھگڑنے والے انسان ہی نہیں تھے۔ اس دنیا میں ان جیسا انسان کوئی ہوتا ہے۔ وہ اچانک جذباتی ہو گئی اور پھر اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اللہ اس کو موت دے جس نے یہ ظلم کیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے کمرے کا ماحول افسردہ ہو گیا۔ پھر فائزہ سنبھل گئی اور میں نے باتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔
एक बात सोचकर बताओ फाइजा, मैंने इससे कहा। तुम्हारे उस्ताद के पास बहुत सी लड़कियों का, औरतों का आना जाना लगा रहता था। तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी औरत या लड़की है जिस पर मकतूल खुसूसी तवज्जो देता हो या वो ज़्यादा आती जाती हो? हाँ, ऐसी एक लड़की है, फायजा ने कहा। उसका नाम जुलेखा है और उस पर मरहूम बहुत तवज्जो देते थे और इसकी वजह ये बताते थे कि इस लड़की पर दौरे पड़ते हैं और इसके घर वालों का कहना है कि इस पर किसी खबीस जिन का साया है। मकतूल ने फायजा को जुलेखा के मुतालिक जो तफसील बताई थी वो उसने मुझे सुना दी और अब वो तफसील मैं आपको सुनाता हूँ। जुलेखा की एक खाला अरसा दराज से बे औलाद थी। उसकी शादी को 11वां साल था और अभी तक गौहर मुराद मिला नहीं था। इस औरत को किसी दूसरी औरत ने अनवर के मुतालिक बताया कि इसके हाथ में बड़ी शिफा है। वो मकतूल के पास आ गई। उसने तहकीक की तो इस नतीजे पर पहुंचा कि असल नुक्स उसके शौहर में है। उसने शौहर को कुछ आजमूदा दवाइयाँ इस्तेमाल कराईं तो अल्लाह ने इनको औलाद की नेमत दे दी। जब जुलेखा को दौरे पड़ने शुरू हुए तो ये औरत जो मकतूल को अपना पीरो मुर्शिद मानने लगी थी, जुलेखा को मकतूल के पास ले गई और इसे बताया कि लड़की पर जिन भूत का साया है। मकतूल ने अपने मखसूस अमलियात और हिसाब लगाया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि जुलेखा पर किसी जिन भूत का साया नहीं बल्कि इसका मसला कुछ और है। बहरहाल मकतूल ने जिस्मानी और रूहानी तौर पर इसका इलाज शुरू कर दिया। वो इसको दवाइयाँ भी देता और दम भी करता। दम के लिए रोज़ाना जुलेखा को मकतूल के पास आना पड़ता था। इस इलाज से वो ठीक होने लगी थी। जुलेखा का असल मसला तवज्जो और प्यार मोहब्बत की कमी थी। मकतूल उसका ये मसला समझ गया था। एक दिन बातों बातों में जुलेखा मकतूल के आगे रो पड़ी और उसने अपने सीने में रुका हुआ गुबार मकतूल के आगे उगल दिया। ये खासे खुशहाल लोग थे। जुलेखा का बाप बड़ी उम्र का था जबकि माँ खासी कम उम्र थी। उसने अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की थी। जुलेखा जब अच्छा बुरा समझने के काबिल हो गई तो उसने देखा कि उसके बाप की गैर मौजूदगी में उसकी माँ अपने देवर यानी जुलेखा के चचा के साथ लगी रहती थी और कई बार इसने दोनों को अलग कमरे में देखा। एक बार तो उसने दोनों को काबिल एतराज़ हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया तो दोनों ने उसे डराया धमकाया कि उसने किसी को बताया तो वो उसका गला घोंट देंगे। फिर अचानक जुलेखा का बाप मर गया। पता नहीं इसे क्या हुआ। इसके बाद जुलेखा की माँ ने अपने देवर से शादी कर ली। लोगों ने वक्ती तौर पर बहुत बातें बनाई और बाज ने यह भी कहा कि दोनों ने मिलकर जुलेखा के बाप को जहर दे दिया होगा। शादी के बाद उन्होंने जुलेखा को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। फिर इनका एक बेटा हो गया तो उन्होंने जुलेखा पर ये जिम्मेदारी डाल दी कि वो बच्चे को संभाले, इसको साफ सुथरा रखे। उन्होंने उसे नौकरानी का दर्जा दे दिया। जुलेखा तन्हा तन्हा रहने लगी और रफ्ता रफ्ता आसाबी मरीजा बन गई और उस पर आसाब जदगी के दौरे पड़ने लगे। इन दोनों को जिन भूत का कारनामा समझ लिया गया। मकतूल जब कत्ल हुआ तो लोगों का ख्याल था कि उसे जुलेखा के जिन ने कत्ल किया है और उसका दिल निकाल कर खा लिया है। फायजा ने बड़ी लंबी बात सुना दी थी जो मैंने यहाँ बयान कर दी है। मैंने फायजा से और भी बहुत से सवालात पूछे थे जिनका उसने बड़ी तफसील से जवाब दिया था। फायजा से पूछगछ से सिर्फ ये मालूम हो सका कि कत्ल से पहले जुलेखा का मकतूल के यहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा था। मैं जितना इस केस पर गौर करता उतना ही उलझता जाता, कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। मैंने जुलेखा से भी पूछगछ करने का फैसला कर लिया। जुलेखा के मुतालिक पता चला कि वो वारदात वाले गांव से ज़रा दूर एक दूसरे गांव में रहती है। मैंने एक कांस्टेबल को भेजा कि वो जुलेखा के गांव जाए और उसके बाप से कहे कि वो जुलेखा को लेकर कल थाने आ जाए। जुलेखा का अपना बाप तो मर चुका था, अब उसका चचा ही उसका बाप था। दूसरे दिन जुलेखा एक पुख्ता उम्र आदमी के साथ थाने आ गई। मेरा ख्याल था कि जुलेखा का सौतेला बाप होगा, लेकिन जब उसने तारुफ कराया तो पता लगा कि वो उसका मामू है। ये मामू फौज में कोई लांस नाइक वगैरह था और मेरे साथ बड़े रौब से बात करता था। आपने जुलेखा को थाने क्यों बुलाया है? उसने बड़े रौब से पूछा। एक शख्स कत्ल हो गया है, मैंने उसके रौब को नज़रअंदाज करते हुए कहा। मैं इस कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ और इसके लिए जिनसे ज़रूरी समझूंगा तफ्तीश करूंगा। लेकिन जुलेखा का इस कत्ल से क्या ताल्लुक है? उसने पूछा। इसको सिर्फ पूछगछ के लिए बुलाया है। मैंने कहा, इस पर कोई कत्ल का इल्ज़ाम नहीं है, आप मुझे अपना काम करने दें और बाहर बैठें। मेरी बात सुनकर वो बिफर गया और कहने लगा कि वो बाहर नहीं जाएगा। मैंने 2 कांस्टेबलों को बुलाया और उनसे कहा कि यह आदमी सरकारी काम में मुदाखलत कर रहा है। अगर ये बाहर जाने को तैयार नहीं तो इसे हवालात में बंद कर दो, मैं इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर लूँगा।
जब उसने मेरे तेवर देखे तो बुलबुलाता हुआ बाहर चला गया। मैंने जुलेखा को बैठने को कहा तो वो बैठ गई। उसकी हालत बुरी हो रही थी, साफ नजर आ रहा था कि वो अभी रो देगी। मैंने उसे तसल्ली दिलासा दिया कि वो घबराए बिल्कुल नहीं, इससे सिर्फ चंद बातें पूछने के लिए बुलाया है। मैंने इससे मकतूल अनवर के बारे में पूछा कि वो कैसा आदमी था। ऐसा लगता है कि मेरा बाप एक बार फिर मर गया है, उसने कहा, और फिर इसके ज़ब्त के बंधन टूट गए और वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। तुम्हें किसी पर शक है? मैंने इससे पूछा कि फला आदमी ने इसे कत्ल किया होगा या किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ हो या किसी ने इसे कत्ल की धमकी दी हो। ज़रा सोचकर बताओ कि ऐसी कोई बात हुई हो या मकतूल ने तुम्हारे साथ जिक्र किया हो। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया। न उन्होंने किसी बात का कभी मेरे साथ जिक्र किया था। फिर वो बड़े जज्बाती अंदाज में मकतूल की तारीफें करने लगी। वो बोलती कम थी और रोती ज़्यादा थी। वो रोते रोते अचानक रुक गई और कुछ सोचने लगी। एक बात याद आ गई है, शायद आपके काम की हो। फिर उसने जो बात सुनाई वो सुनकर मैं चौंक उठा। उसने बताया कि मकतूल के आस्थाने पर सबसे ज़्यादा आना जाना एक लड़की फायजा का था। वो अक्सर वहाँ नजर आती थी। एक रोज़ जुलेखा की मौजूदगी में फायजा का भाई इसे लेने आ गया। वो खासे गुस्से में मालूम होता था और फायजा के साथ बड़े सख्त लहजे में बातें कर रहा था। उसने फायजा को साथ ले जाते हुए गुस्से में ये अल्फाज कहे थे, ऐसे बड़े फराडिये देखे हैं मैंने। उसने फायजा से कहा, तावीज़ गंडे की आड़ में लोगों की इज्जत से खेलते हैं। मेरा बस चले तो ऐसे फराडिये के टुकड़े कर दूं। अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और इस आमिल की भी खैर नहीं। ये कहकर वो फायजा को वहाँ से ले गया। ये बात मेरे काम की थी। इस बात की रोशनी में मुझे फायजा का किरदार मशकूक नजर आने लगा था। इससे मैंने पूछगछ की थी, लेकिन इसने ऐसी कोई बात मुझे नहीं सुनाई थी। जुलेखा के जाने के बाद मैं फायजा और इसके भाई के मुतालिक सोचने लगा। मैंने अपने एक मुखबिर को इसी वक्त बुलाकर उसे फायजा के भाई के मुतालिक बताकर कहा कि वो इसके मुतालिक मालूमात हासिल करे कि वो कैसा आदमी है। मुखबिर चला गया तो अचानक मेरे जहन में एक ऐसी बात आ गई जो पहले नहीं आई थी। हालांकि ये बिल्कुल सामने की बात थी। मुझे इस इदारे में जाके पता करना चाहिए था जिसमें मकतूल काम करता था। बेशक गांव में इसका कोई बेतकल्लुफ दोस्त नहीं था, लेकिन जहां वो काम करता था वहां ज़रूर कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जिसके साथ इसकी बेतकल्लुफी होगी। यही सोचकर मैंने अपने एएसआई को सारी बात समझाकर कहा कि वो मकतूल के इदारे में चला जाए और वहां मालूम करे कि मकतूल के करीब सबसे ज़्यादा कौन था। इस शख्स को वो थाने साथ ले आए। एएसआई मेरी बात समझ गया और उसी वक्त चला गया। तकरीबन 2 घंटों बाद वो मुखबिर आ गया जिसको मैंने फायजा के भाई के मुतालिक मालूम करने के लिए भेजा था। उसने आकर जो रिपोर्ट दी उसने मेरी आंखें खोल दी। उसने जो रिपोर्ट दी वो मैं मुख्तसरन आपको सुना देता हूँ। फायजा के भाई का नाम जमील उर्फ जीला था। वो बदमाश आदमी था और लड़ाई झगड़े का शौकीन भी। अभी तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा था। इसे बदमाशी करने और दूसरों पर रौब गांठने का शौक था। इसका उठना बैठना अपने जैसे लफंगों के साथ था, जिनमें कई पक्के वारदातिये भी थे। मेरे लिए इतनी ही मालूमात काफ़ी थी। इन मालूमात की रोशनी में जीले पर मेरा शक पक्का हो गया था कि पुरअसरार कत्ल उसी ने किया है। मैंने इसी वक्त फायजा के भाई जमील उर्फ जीला को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। पहले तो मैंने सोचा कि कांस्टेबलों को भेजकर जमील को थाने बुलवा लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसे खुद जाकर बाकायदा गिरफ्तार करूं। अभी तक मैं इसी शिशोपन में था कि मेरा एएसआई आ गया। इसे मैंने इस इदारे में भेजा था जहां मकतूल काम करता था। एएसआई के साथ एक मोअज़्ज़िज़ सा आदमी था। एएसआई ने बताया कि इस आदमी का नाम हाफिज किफ़ायतुल्लाह है और ये मकतूल अनवर का बेतकल्लुफ़ दोस्त है और दोनों आपस में राज की हर बात कर लेते थे। हाफिज किफ़ायत ने अपना तारुफ कराया कि वो कुरान पाक की प्रूफ रीडिंग का काम करता है और ये कि वो और मकतूल अनवर आपस में गहरे दोस्त थे। हमें तो इतला ही नहीं मिली, हाफिज किफ़ायत ने कहा। अब भी आपका एएसआई ना आता तो हम लाइल भी रहते कि अनवर को कत्ल कर दिया गया है। हमारा ख्याल था कि अनवर बीमार पड़ गया है और चंद दिन तक आ जाएगा। मैं अनवर के कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ, मैंने कहा। मुझे इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। फिर मैंने इसे अपने शक के मुतालिक बताया कि मकतूल किसी औरत के चक्कर में पड़कर मारा गया है। आपका शक बिल्कुल ठीक है, उसने कहा। वो इन दिनों एक लड़की के चक्कर में इस बुरी तरह फंस गया था कि चाहने के बावजूद भी उसे छोड़ नहीं सकता था। उसने मुझे बताया कि इस लड़की का नाम फायजा है।
फिर हाफिज किफायतुल्लाह ने बड़ी लंबी बात सुना दी जो मैं इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ। मकतूल चूंकि शरीफ आदमी था इसलिए वो बड़ा परेशान रहता था। वह रोज आकर अपने और फायजा के इश्क की बातें अपने दोस्त हाफिज को सुनाता। हाफिज ने मकतूल को समझाया कि वह शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है, लिहाजा इसे इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे कामों का नतीजा अच्छा नहीं निकलता। किसी ने वो जो कहा है कि इश्क वो आग है जो लगाए नहीं लगती और बुझाए नहीं बुझती, वो मिसाल यहाँ सादिक आ रही थी। फायजा दीवानावार मकतूल को चाहने लगी थी। जितना फायजा उसकी कुर्बत के लिए दीवानगी का इजहार करती उतना ही मकतूल टाल मटोल करता गया। फायजा की दीवानगी यहाँ तक पहुँच गई कि वो इस रूहानी ताल्लुक को कोई और रंग देना चाहने लगी। मकतूल ने बड़ी मुश्किल से उसको शादी के वादे पर टाले रखा, मगर अब फायजा को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। फायजा की ये दीवानगी उसके बदमाश भाई जमील से छुपी न रह सकी और उसने फायजा पर पाबंदी लगा दी कि वो मकतूल के घर न जाया करे, मगर फायजा बाज न आई। ये कत्ल से 2 दिन पहले की बात है कि हाफिज किफायतुल्लाह ने मुझे आगे बताया। फायजा के भाई जमील ने मकतूल को एक वीरान जगह पर रोक लिया और उसे धमकी दी कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना वो इसे दुनिया के तख्ते से मिटा देगा। मकतूल ने इससे डरने की बजाय इसे मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस पर वो इसे धमकी देकर चला गया कि वो इसका बंदोबस्त कर देगा। हाफिज का ये बयान बड़ा वाज़ेह इशारा था कि यह कत्ल फायजा के भाई जमील ने किया है। मैंने हाफिज से कुछ और सवाल भी पूछे और फिर उसका शुक्रिया अदा करके इसे जाने की इजाज़त दे दी। जाने से पहले मैंने इसे कहा कि इसे अदालत में यही बयान देना होगा। इसने कहा कि वो अपने दोस्त के कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए ज़रूर बयान देगा। दुआ पूरी हो गई। हाफिज के जाने के बाद मैंने इसी वक्त जमील उर्फ जीला को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया और एक छापामार पार्टी लेकर उसके घर को घेर लिया। ये एहतियात ज़रूरी थी क्योंकि जीला आम शहरी नहीं था बल्कि बदमाशी में कदम रखता था और ऐसे लोग पुलिस को देखते ही फरार होने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक नौजवान ने दरवाज़ा खोला और पुलिस को देखकर घबरा गया। मेरे साथ मौजूद मुखबिर ने मुझे बताया कि यही जमील उर्फ जीला है। मैंने इसको गिरफ्तार कर लिया और लेकर थाने आ गया। वो बार बार पूछ रहा था कि इसे क्यों पकड़ा गया है। मैंने थाने लाकर इससे कहा कि वो इकबाली बयान दे दे कि मकतूल अनवर को उसने कत्ल किया है। वो कस्में खा कर इनकार करने लगा कि उसने अनवर को कत्ल नहीं किया। मैंने जाए वारदात पर मिलने वाले खुरों के मोल बनवा लिए थे। मैंने जमील के खुरों से मिलाया तो वो 100% मिल गए। इसके बावजूद उसने इकबाली बयान देने से इनकार कर दिया। मैंने उसकी बहन फायजा को थाने बुलवा लिया। इससे मैंने कहा कि इसके भाई ने इकबाली बयान दे दिया है, इसलिए बेहतर है कि वो भी अपना बयान दे दे। वो मेरे इस झांसे में आ गई और इसने बड़ी तफसील से हर बात सुनाई। मैंने एक बात नोट की कि अपने भाई के खिलाफ बयान इस इंतकामी जज्बे से दे रही थी कि वो मकतूल अनवर को पसंद करती थी और उसके बदमाश भाई ने उसे उसके सामने कत्ल कर दिया था। मैं फायजा का बयान मुख्तसर करके आपको सुना देता हूँ, जो बड़ा तवील था। फायजा की उम्र इस वक्त 27 साल होने को आई थी, मगर अभी तक इसकी शादी नहीं हुई थी और इसकी वजह यह थी कि जो भी रिश्ता आता उसके भाई की बदमाशी और बदनामी की वजह से लड़के वाले भाग जाते। फायजा इस सूरत हाल की वजह से बेहद परेशान थी और इंतकामी रवैया इख्तियार करने के लिए उसने मकतूल से दोस्ती लगा ली। फायजा ने मुझे बताया कि वो मकतूल के साथ हद से गुजरना चाहती थी, लेकिन मकतूल इंतहाई शरीफ आदमी था और वो उसको समझाता रहता था। फायजा समझने समझाने के मरहले से आगे बढ़ चुकी थी और पूरी तरह बागी हो चुकी थी। फिर जब मकतूल की बीवी अपनी माँ से मिलने गई हुई थी तो फायजा ने इस मौके को गनीमत जाना और वारदात वाली रात चोरी छुपे मकतूल के पास जा पहुंची। मकतूल इतनी रात को इसे देखकर घबरा गया और इसे वापस जाने को कहा, लेकिन फायजा इसकी मिन्नत समाजत करके इसके साथ अंदर चली गई। उसने मकतूल को एक सोने की अंगूठी और रुमाल तोहफे में दिया, जिस पर उसने सुर्ख धागे से 2 दिल काढ़े थे जो एक सफ़ेद तीर में पिरोए हुए थे। मकतूल ने दोनों चीज़ें ले लीं। रात के अंधेरे में तन्हा घर में फायजा मकतूल के साथ बैठी हुई थी कि अचानक इन्हें सहन में किसी आहट की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ अगरचे हल्की थी लेकिन रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दी। जरा सी देर बाद एक साया सा कमरे के अंदर आ गया। फायजा ने इसे अंधेरे के बावजूद पहचान लिया। वो इसका भाई जमील था।
उसने नेफे से कमानीदार चाकू निकाल कर खोल लिया। इसे देखकर मकतूल, अनवर और फायजा घबरा कर खड़े हो गए। जमील ने आनन फानन अनवर के सीने पर चाकू से वार किया और चाकू का वार सीने पर लेकर अजियत से अनवर दोहरा हो गया और फिर वो डोलते हुए इधर उधर सहारा तलाश करने लगा। फायजा उसके नजदीक खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर फायजा को पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथ में फायजा के बाल आ गए। अनवर ने फायजा का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में वो इसको ना संभाल सकी और खुद भी गिर गई और उसकी चूड़ियां टूट गईं। फायजा के लंबे बाल मकतूल की मुट्ठी में रह गए। जमील ने गिरे हुए अनवर पर 2 और वार किए। फिर उसने अपनी बहन को जान से मार देने की धमकी देकर खामोश रहने को कहा और घर का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाल दिया। फायजा डरती कांपती घर पहुंच गई। फायजा का बयान मुकम्मल हुआ तो मैंने इससे और बहुत से सवाल पूछे, जिनके उसने बिल्कुल ठीक जवाब दिए। मेरे कहने पर फायजा ने कहा कि वो ये बयान अदालत में भी देगी। इसके बाद मैंने जमील को फायजा का बयान सुनाकर कहा कि क्या बेहतर है वो भी अपना बयान दे दे। इसने पहले तो फायजा को बुरा भला कहा और फिर अपना इकबाली बयान दे दिया, जो फायजा के बयान की तस्दीक करता था। उसने बताया कि उसने फायजा को भेजकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और मकतूल के सीने से उसका दिल निकालकर एक कपड़े में लपेट लिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि दिल निकालने का मकसद ये था कि इस कत्ल को जिन्नात की कार्रवाई समझा जाए और असल कातिल की तरफ किसी का ध्यान ही न जाए। बाद में इसने मकतूल का दिल एक आवारा कुत्ते को खिला दिया था। मैंने बड़ी मेहनत से केस तैयार करके अदालत में पेश किया। मकतूल के दोस्त हाफिज किफायत ने भी गवाही दी और खुद उसकी बहन जो ऐनी शाहिद थी, उसने अपने भाई के खिलाफ गवाही दी। जज ने जमील को अनवर के कत्ल में फांसी की सजा का हुक्म दिया, जो अपील में भी बरकरार रहा। इस तरह फायजा की ये दुआ पूरी हुई कि जिसने ये जुल्म किया है, अल्लाह उसे मौत दे दे।